बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ तो मुल्क में गंदम और आटे के बहरान का तस्करा है, अपोजिशन जो है वो खूब तनकीद करती नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर। कल प्रोग्राम में हमने सूबाई वज़ीर जो हैं पंजाब के खुराक के समीउल्लाह चौधरी साहब, उनसे बात की थी, तो उन्होंने मुरद इल्ज़ाम ठहराया था सिंध को कि उन्होंने वक्त पर गंदम जो है वो नहीं उठाई और इसकी वजह से ये मसला शुरू हुआ है। लेकिन सिंध में से आवाज़ ये उठी, पीपल्स पार्टी ने सवाल ये किया कि अगर सिंध ने डिले किया था और गंदम नहीं ख़रीदी थी बर वक्त, तो क्या बलूचिस्तान और KPK में इस बहरान का पैदा होना भी सिंध सूबे की जिम्मेदारी है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक और बात भी की और उन्होंने कहा कि हुकूमत को अंदाज़ा था कि ये बहरान पैदा होने जा रहा है, तो अब गंदम दरामद करनी पड़ रही है। तो जब गंदम अवेलेबल थी, उसके ज़खायर वाफिर मौजूद थे, तो फिर ये बरामद क्यों की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 40,000 मेट्रिक टन गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान भेजी और इसके बाद ये बहरान जो है इसको जानबूझकर पैदा किया गया। हुकूमत के अपने वज़ीर शेख रशीद साहब जो हैं वो भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हम एहतसाब की बजाय बिजली और आटा सस्ता कर देते तो हुकूमत के लिए बेहतर होता। वो भी ये बात कर रहे हैं कि पहले ही इसका उन्हें अंदाज़ा था और उन्होंने काबीना में भी इस हवाले से बात की थी, लेकिन उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया गया और काबीना में तमाम जिम्मेदारान जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बहरान आने वाला नहीं है। अलबत्ता अब वज़ीर आज़म ने जिन इक़दामात का हुक्म दिया है उसके बाद कब तक ये सूरत हाल बेहतर होती है ये भी देखेंगे। दूसरी जानिब फवाद चौधरी जो वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने जो वज़ीर आज़म को ख़त लिखा 140A की सूबों की तरफ से जो खिलाफ वर्जी हो रही है, उन्होंने कहा कि जो वज़राए आला हैं वो ख़ुद को बादशाह समझते हैं। उनका जो गिला था वो ये कि पंजाब में 350 अरब का तरक्याती बजट है, जिसमें से सिर्फ 77 अरब रुपए रिलीज़ हुए हैं। जो सूबाई फाइनेंस कमीशन अवार्ड है उसका इजरा ना होना भी उन्होंने कहा कि ये भी हमारी नाअहली है, पंजाब हुकूमत की तरफ से ये नहीं किया गया। वज़ीर आज़म साहब ने इसके बाद हुक्म तो दे दिया है, हिदायत कर दी है कि ये जो सूबाई फाइनेंस कमीशन अवार्ड है इसको जल्द अज जल्द इसका इजरा किया जाए। कुछ तफसीलात हम आपसे शेयर करते हैं जो फवाद चौधरी साहब ने पंजाब के हवाले से, और पंजाब में फ़ंड कितना है और कितना इस्तेमाल हो रहा है। कुछ अजला हैं जहां का आपको अहवाल बताते हैं। वज़ीर आज़म का अपना इलाका मियांवाली, उसके लिए 4 अरब के फ़ंड्स का इजरा हुआ और इस्तेमाल सिर्फ 10% हुआ। लोधरा के लिए 70 करोड़ रुपए का इजरा किया गया, लेकिन फ़ंड्स का इस्तेमाल सिर्फ 13% रहा। फवाद चौधरी के अपने ज़िले के लिए 3.5 अरब रुपए का पैकेज और 50 करोड़ रुपए का इजरा हुआ, लेकिन जेहलम में 15% फ़ंड्स जो हैं उसका इस्तेमाल हुआ। और जेहलम आपको बताते चलें कि तरक्याती फ़ंड्स के इस्तेमाल में नाक़िस कारकर्दगी के साथ 30वें नंबर पर है, और लाहौर में भी इसी तरीके से जो डेवलपमेंट फ़ंड्स हैं उनके इस्तेमाल में और इन कामों में बहुत सुस्ती सामने आई है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की ही बात हम कर रहे हैं तो वो भी आपको बताएं कि 4 अरब रुपए जारी हुए, ताहम नाक़िस कारकर्दगी के हवाले से 5वें नंबर पर है। बुज़दार साहब का जो अपना ज़िला है वहाँ पे अब तक 6 अरब रुपए का इजरा किया गया है। डेरा गाजी खान में फ़ंड्स के इस्तेमाल में तेज़ी के साथ 41% कारकर्दगी रही है। गुजरात के लिए 1 अरब रुपए के फ़ंड्स का इजरा किया गया, लेकिन फ़ंड्स 27% खर्च हो सके हैं। चकवाल में अब तक फ़ंड्स का इस्तेमाल 15%, रावलपिंडी में 14% और पाकपतन में 10% इस्तेमाल रहा है। मुल्तान में अब तक 18% फ़ंड्स इस्तेमाल हुए और रहीम यार ख़ान में 17% फ़ंड्स का इस्तेमाल किया गया। इस पर भी बात करेंगे कि कुछ उनके गिले शिकवे तो दुरुस्त होते भी साबित हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फवाद चौधरी का एक तरफ पंजाब हुकूमत पर, पंजाब के वज़ीर आला पर इस तरीके से तनकीद करना, उनकी कारकर्दगी पर तनकीद करना, और साथ ही एक और कॉन्स्पिरेसी या स्पेकुलेशंस का जन्म लेना, जिसमें 3-4 स्पेकुलेशंस जो हैं वो या रूमर्स कह लें वो हो रही हैं। एक तो ये कि पंजाब में परवेज़ इलाही साहब के वज़ीर आला
बनने की तैयारी मुकम्मल हो गई है, इसमें कितनी हकीकत है? ये कहा जा रहा है कि बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में जल्द ही कोई तहरीक अदम एतमाद आ सकती है और नून लीग जो है परवेज़ इलाही साहब के वज़ीर आला बनने में साथ देगी। 22 वोटों का गालिबन डिफरेंस है बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत के 195 अरकान हैं 368 के ऐवान में पंजाब में और अपोजिशन के 173 वोट्स हैं। तो ये जो ख़बर है या अफवाह है, इसमें कितनी सदाकत है? दूसरी तरफ JUIF ने अपने कारकुनों को एक बार फिर से तैयार रहने के लिए कह दिया है कि तहरीक का वक्त आ गया है। अब वो तहरीक का पार्ट 2 किस जानिब जाएगा? और अकरम दुरानी साहब ने यह भी कहा कि 3 महीने के लिए अबूरी हुकूमत आने वाली है और इसी साल इंतखाबात होंगे। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ सीनियर एनालिस्ट विद मी टुडे, सलीम बुखारी साहब, जनरल अमजद शुएब साहब और नासिर बेग चुगताई साहब। तीनों को खुशामदीद कहते हैं। सलीम बुखारी साहब, अगर आपसे आगाज़ कर सकूं, सबसे पहले तो फरमाइएगा, परवेज़ इलाही की वज़ीर आला बनने की तैयारी मुकम्मल, अब ये ख़बर लगी, अखबार में भी रिपोर्ट हुई, TV चैनल्स पर भी चल रही है, कितनी सदाकत नज़र आती है आपको इसमें? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया मुझे। एक तो ये होता है कि जो सिटिंग इनकम्बेंट जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी कारकर्दगी तो बहुत आला है, कमाल कर दिया उन्होंने, और इसके बावजूद भी चेंज की बातें हो रही हैं तो हम समझते हैं कि ये स्पेकुलेशन है, हम समझते हैं कि उनके खिलाफ कोई कंपेन है। अफसोसनाक बात यह है कि बुज़दार साहब के बारे में उनकी अपनी पार्टी के अंदर इतना क्रिटिसिज्म है कि किसी को बाहर से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वसीम अकरम प्लस उसकी भी तौहीन हुई और फिर शेरशाह सूरी की तो तड़प गई होगी लाश भी कब्र में, जब उनको करार दिया गया कि वो शेरशाह सूरी हैं, और ये अजीम कारनामा सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ही सर अंजाम दे सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जिससे 15 से 20% फंड ना इस्तेमाल हुए हों। हमने तो रोना ये सुना है कि हुकूमतें कहती हैं, सूबाई हुकूमतें ख़ास तौर से, कि हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी अजीबो गरीब और बहुत ही, मैं इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि फंड्स आपके पास हो और आप खर्च ना कर पाए। अब इसकी 2 वजह हैं, एक तो ये कि कोई मनसूबाबंदी नहीं की मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब ने, और दूसरा ब्यूरोक्रेसी जो है वो हाथ उठा के पीछे खड़ी है, वो तमाशा देख रही है, तो फिर फंड कहाँ खर्च करेंगे? लोकल बॉडीज को आप ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उनको आप फाइनेंशियल पावर्स देने के लिए तैयार नहीं है। नारे आपने इतने बड़े बड़े मारे थे, आपने कहा था हमने KPK में उनको एक ऐसा सुनहरा यानी दौर आ गया है वहाँ, वो यहाँ पंजाब में आके कहाँ गया उसकी समझ भी नहीं आई। KPK का भी जो अब हाल है वो आप देख लीजिए। तीसरी बात यह है कि जिस पार्टी के अपने अंदर 5-5 पावर सेंटर्स हों एक सूबे में, आप चाहें तो मैं आपको नाम लेके गिनवा सकता हूं, वैसे आप जानती हैं, मुझसे बेहतर बात करती रहती हैं आप इसके ऊपर। देखिए, अलीम खान साहब एक पोटेंशियल कैंडिडेट थे वजारत आला के, उसके बाद चौधरी सरवर साहब का अपना इन्फ्लुएंस है, परवेज़ इलाही साहब अब बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, उसकी वजह मैं अभी बयान कर देता हूं आपको। शाह महमूद कुरैशी साहब भी बहुत एस्पिरेंट थे चीफ मिनिस्टर बनने के, एंड ऑफ कोर्स जो जहांगीर तरीन साहब हैं, उसकी सपोर्ट किसको हासिल है वो आपके सामने है। ये परवेज़ इलाही साहब का नाम जिस वजह से आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि पंजाब में कोई चेंज आने वाली है, उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो आप ये देखिए, जरा जाइए वापस फजल रहमान के धरने के ऊपर, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव रोल अगर किसी ने प्ले किया उसके खात्मे के लिए या फजल रहमान साहब को बनाने के लिए, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का था। फिर उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में, आपको याद होगा, वो भी एक सहाफ़ी के साथ इंटरव्यू में ये कहा था कि मौलाना जो लेने आए थे वो ले गए हैं और अब सब ठीक हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि PTI के अंदर परवेज़ इलाही साहब के दौर की अजमतों के बयान जारी हैं कि उन 5 साल में बेपनाह काम हुआ, जो बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलत बात नहीं है। मैं ईमानदारी से समझता हूं कि डेवलपमेंट का जितना काम, और ख़ास तौर से अवामी खिदमत का, कि लोगों को दवाइयाँ मुफ्त मिलने लग गई, 5वीं से लेकर 8वीं तक तालीम फ्री हो गई, किताबें मिलने लग गई, वो दौर अगर परवेज़ इलाही साहब, मैं कन्विक्शन से ये बात कह रहा हूं कि अगर वो नेगेटिव पॉलिटिक्स में जाने की बजाय अपना किया हुआ काम गाते तो उनको कोई इलेक्शन पंजाब में नहीं हरा सकता था। तो उनकी तारीफें चूंकि पार्टी के अंदर होनी शुरू हो गई हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो मुझे लगता है ये कि कुछ ना कुछ होने वाला है। जनरल
साहब, इसी पे आपका सबसे पहले तज्जिया मैं चाहूँगी। परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बनने की तैयारी मुकम्मल। आज खबरें हैं कि जनाब उनकी तो शेरवानी भी तैयार हो गई। नून लीग जो है वो भी उनके पलड़े में अपना वज़न जो है वो डालने को तैयार है। 22 वोटों का फ़र्क है, 195 वैसे ही हुकूमत के अरकान मौजूद हैं सहवान में 368 के। आपको लग रहा है कि वाकई कोई तब्दीली जल्द आने वाली है? उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आने वाली है पंजाब असम्बली में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कवायफ हैं वो तो सारे ऐसे ही हैं, और न सिर्फ ऐसे हैं बल्कि तवक्को तो यही थी कि इमरान खान साहब खुद बदल देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में तो लाजमन पॉलिटिकल पार्टी को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की ज़रूरत है। वहीं से उनका ताकत का सरचश्मा भी वही है, और अगर वहाँ वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो कल अगले इलेक्शन में भी उनको मसाइल आएंगे। सो इस लिहाज से ज़रूरी तो यही था कि ये खुद बदलते, लेकिन बात वही है जो बुखारी साहब जैसे फरमा रहे थे कि वहाँ पावर सेंटर्स बने हुए हैं। उनका तो कल भी बयान आया कि उस्मान बुज़दार तब्दील नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने तो कल फिर ये कहा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसी वजह से, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि इसको हटाया तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा कि अगर वो अपनी पार्टी से बाहर से किसी को बनाते हैं तो अपनी पार्टी वाले उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। सो ये मसला जो है वो गालिबन टालने के लिए वो बुज़दार साहब के साथ लटके हुए और चला रहे हैं उनको, जबकि कवायद सारे ऐसे ही हैं कि बुज़दार साहब को किसी न किसी शक्ल में बदलना चाहिए, विद इन दी पार्टी या बाहर से। अब जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब का ताल्लुक है, मैं पर्सनली समझता हूँ कि वो इस स्टेज के ऊपर नहीं बदलेंगे। जो सूरत हाल है वो ये है कि तमाम उनके जो काम जिस तरह वो चाहते हैं वो चीज़ें चल रही हैं, और एक वीक चीफ मिनिस्टर की वजह से आसानी सारों को है कि बंदूक बुज़दार के कंधे पे है, फायर पीछे से ये कर रहे हैं, तो ये सबको सूट तो करता है। अगर पार्टी अगर वजीर आला तब्दील होता है तो फिर लाजमी बात है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो लाजमी बात है कि फिर वो बहुत बुरी तरह मैदान में आके सामने फेस करेंगे और वो उस लिहाज से कैंडिडेट बनेंगे। अब बात यह है कि कुछ वादे किए थे पीटीआई ने उनसे, अब वादे जो हैं वो बिल्कुल खुल के सामने नहीं आ रहे, लेकिन उसमें खास तौर पे तरक्याती फंड्स का ताल्लुक है जो कि गुजरात के लिए चाहिए। ये अलग बात है कि अभी तक खर्च नहीं हुए, लेकिन अगर पैसा दिया जाए और चौधरी परवेज़ इलाही के डिस्पोजल पे छोड़ा जाएगा तो वो उसको कंज्यूम भी करवा देंगे। लेकिन फंड्स रिलीज ना होना, ये गुजरात के आपने अभी जिक्र किया, हमने जो इंट्रो में भी बताया, गुजरात के लिए 1 अरब रुपए का फंड जो है वो जारी किया गया, लेकिन उसमें से सिर्फ 27% फंड इस्तेमाल हुए हैं। वो तो इनकी नालायकी है ना कि इन्होंने नहीं किया, वरना गुजरात बहुत बड़ा जिला है और गुजरात के लिए हकीकतन 1 अरब तो गुमान ही नहीं रखता। अगर परवेज़ इलाही या चौधरी शुजात ये मिलके अपना कोई गुजरात के लिए प्लान वर्कआउट करके अगर इन्होंने रखा हुआ है तो वहाँ काफ़ी बड़ी रकम कंज्यूम हो सकती है, क्योंकि वो ज़िला बहुत बड़ा है। और फिर ये है कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर के करीब है जो बड़ा डेप्लेटेड है, बहुत ही ख़राब हालत में है, तो वो लाजमन सड़कें चीज़ें ये करवाना चाहेंगे, लेकिन हुकूमत गालिबन पैसा उस तरह रिलीज़ नहीं कर रही उन लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली ये उनके आज हलीफ हैं कल हरीफ हो सकते हैं। तो जो भी है, बहरहाल अगर वादे किए थे तो उनको पूरे करने होंगे, अगर वादे पूरे नहीं करेंगे तो फिर वो टर्मोइल तो आएगा, क्योंकि यही मौका है, यही वक्त है ये छोटी पार्टियों को कि वो इनको इस स्टेज के ऊपर इनका बाजू मरोड़े और इनसे निकलवाएं। ठीक है, तो अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल सही है। ये वो गिला है जो आप काफ लीग का बता रहे हैं, बाकी जो इत्तेहादी हैं वो भी यही गिला करते नजर आते हैं कि भाई हमने कुछ तो जाके जवाब अपने हल्के में लोगों को देना है, वहाँ पर काम नहीं हो रहे हैं, तरक्याती फंड्स में उनको दुश्वारी है। वो कह रहे हैं कि जी अगली दफ़ा इसमें सिर्फ हमें वोट नहीं, आप लोगों को भी नुकसान होगा कि आप लोगों के हम इत्तेहादी रहे हैं, तो सब मिलकर इसका खुमियाजा भुगतेंगे। बेग साहब, पहले तो ज़रा ये बता दीजिए कि उस्मान बुज़दार साहब तब्दील नहीं हो रहे, वज़ीर आज़म बार बार कहते हैं कि जी वही रहेंगे वज़ीर आला, जो उनको तब्दील करना चाहते हैं वो इंतज़ार करें 3 साढ़े 3 साल। हैविंग सेड दैट, वजह क्या है? पंजाब सबसे बड़ा सूबा, जो पंजाब की हुक्मरानी या पंजाब की हुकूमत जिसके पास है, मरकज़ में भी फिर वही ताकतवर है। यहाँ पर बुज़दार साहब को सामने रखते हुए उनकी शख्सियत एक वफ़ादार शख्स होने की वजह से वज़ीर आज़म किसी और को लाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, या कोई और काबिलियत में उनके बराबर का ना आ जाए, यहाँ पर असबाब क्या हैं, क्या मुहर्रिकात हैं तब्दील ना करने के? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर को ये शुबा है कि उनसे ज़्यादा काबिल कोई नहीं है, और
उनको यकीनी तौर पर इस बात पर किसी ने कायल भी किया होगा कि बुज़दार ही काबिल हैं, बाकी सब नाअहल हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इस बात पर अड़े हुए हैं कि सिर्फ बुज़दार और कोई नहीं। लेकिन जो आपने बताया कि तरदीद उन्होंने की है, बिल्कुल तरदीद की है उन्होंने, लेकिन आज ही खबर है कि एक हफ्ते बाद दोबारा एक प्रोसेस शुरू होगा, दोबारा एक अमल शुरू होगा, पॉलिटिकल अमल, जिसमें एक बार फिर बुज़दार साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की कह रही है, समझ में नहीं आ रहा कि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में PTI के सब लोग कैसे शामिल हो सकते हैं। कोई और रास्ता भी हो सकता है, कोई और तरीका भी हो सकता है। जब तक इमरान खान साहब बुज़दार साहब को रखना चाहेंगे, बुज़दार साहब रहेंगे। और क्या तरीका हो सकता है? ठीक है, ये बेग साहब पहले तो ये बता दें, और क्या तरीका हो सकता है अगर तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद नहीं आती, तो उसके अलावा क्या तरीका हो सकता है बुज़दार साहब को हटाने का? कि इमरान खान उनसे कहें कि आप छोड़ दें। एक तरीका ये हो सकता है कि इमरान खान उनसे कहें छोड़ दें, इमरान खान साहब वो तो छोड़ देंगे, वो आज कोई की रेजिस्ट नहीं तारीख तक, करेंगे। इस वक्त तक कह रहे हैं कि नहीं जाना, आपने नहीं जाएंगे। देखिए, हमारे मुल्क की सियासत जनरल साहब भी जानते हैं, सलीम बुखारी साहब भी जानते हैं कि एक दिन पहले तक कहा जाता है कि हम इस बात पर कायल हैं, हम इस बात पर मायल हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे। लेकिन शाम दोपहर को 12 बजे के बाद या रात को 12 बजे के बाद सब कुछ वही हो जाता है जो अखबारों में आ रहा होता है। ये बहुत से ऐसे वाक़े आते हैं कि नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, और फिर सेकंड डे होता है मैं कर दूंगा। मैंने अवाम के अजीम तर मफाद में काम किया है, तो ये अजीम तर मफाद हर जगह काम आ जाता है। मुल्क के वसी तर मफाद में, ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मुमकिनात में से हो सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, जो आज तक ये कह रहे हैं, ये सब मैं बुखारी साहब, मैं आपसे इजाज़त चाहूंगी, मैं ब्रेक पे जाना है मुझे। ब्रेक से वापस आके अगर आप कहते हैं मैं आपकी बात सुन लेती हूँ। ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बेग साहब ने, सलीम बुखारी साहब जो बात की, आप उस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, और ये कि वज़ीर आज़म साहब जो आज भी ये कह रहे हैं कि बुज़दार तब्दील नहीं होंगे, उन्होंने कहा कि कौम के और मुल्क के वसी तर मुफाद में कुछ भी हो सकता है और इमरान खान साहब हो सकता है खुद ही उनको हटा दें। यू वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू दिस सर? जी, मैं इस पर थोड़ा सा ऐसे अपनी ऑन ए लाइटर नोट ऑल्सो, एक तो मैं इत्तफाक करता हूँ जो भी जनरल शुएब साहब ने फरमाया वो बिल्कुल ठीक कहा, जो चुगताई साहब ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आज वो उनको हटाते हैं तो फिर पार्टी में से किस किस को ओबलाइज करें, एक नया कसिया खड़ा हो जाएगा। तो ये 3 वजूहात हैं मेरे ख्याल से जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो इस मामले में माजूर हैं, मतलब वो ये कर नहीं सकते, वो उनके बस की बात नहीं है। जब तक कहीं से इशारा नहीं आएगा, और वो इशारा कब आएगा इसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं हो सकती कोई। लेकिन इशारा आने पर अब एक और चीज जनरल साहब, चलें इस पे आप तबसरा फरमा दीजिए कि क्या बेग साहब क्या कह रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब क्या कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ इशारा आने पर जहांगीर तरीन ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं पंजाब असेंबली में। जी, देखिए बात ये है ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। अब जनरल साहब, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मैं सवाल करना चाह रही थी लेकिन आप पहले कह दें, फरमाइए। जी आप कर लीजिए क्वेश्चन, मैं इसका भी जवाब उसी में दे दूंगा। जी चलें, मेरा सवाल ये था कि अगर फ़र्ज़ करें ये मूवमेंट जो किस्म मनूवरिंग चल रही है, वट एवर, अब उनके ख़िलाफ़ कैंपेन है बुज़दार साहब के, और इसमें कौन कौन लोग हैं ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर परवेज़ इलाही साहब कामयाब हो जाते हैं और जिस तरह की ख़बरें हैं वाकई वो वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं, तो उसके बाद ये जो इत्तेहादियों के नाराज़गियाँ ऑलरेडी चल रही हैं, काफ़ली की भी चल रही हैं, इमरान खान साहब और उनकी मरकज़ की हुकूमत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये इसमें बहुत सारे मसाइल उनके लिए पैदा हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि उनकी अपनी पार्टी में एक डिससेटिस्फैक्शन आएगी। बुज़दार जो भी है बारसूरत PTI का आदमी है, और जब भी परवेज़ इलाही साहब अगर आते हैं तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली जो कि एट द कॉस्ट ऑफ देयर पार्टी होगी, और पार्टी में जो कंटेस्टेंट्स हैं वो लाजमन इसको रिजेंट करेंगे। दूसरी तरफ जो है वो लॉन्ग टर्म एक जो इफेक्ट आएगा वो ये है कि परवेज़ इलाही जो बड़े कीन है इस वक्त
कि या अगर कीन थे कि अगर बुज़दार हटता है तो उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, वो अपनी पार्टी को यहाँ पे रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं पंजाब में, और उनके पास एक पुरानी परफॉर्मेंस है, तजर्बा भी है, वो कर भी सकते हैं और पंजाब के लिए वैसे तो बेहतर होगा। लेकिन पीटीआई ये अफोर्ड नहीं कर सकेगी कि क्यू लीग वहाँ पे इतनी मुनज़्ज़म हो जाए कि कल को क्यू लीग उनके लिए चैलेंज बन जाए। सही है। ये एक इशू है जो कि लॉन्ग टर्म इशू, लेकिन मेरा ख्याल है कि पार्टी में बहुत सारे लोग इस पे वार्न कर रहे हैं कि आज तो आपको शायद उनका साथ वो निभा दें आपका, और आपको अच्छा लगे कि चलिए पंजाब में कुछ काम हो रहा है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म फायदा सारा अगले इलेक्शन में क्यू लीग को पहुंचेगा, आपको नहीं पहुंचेगा। तो ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है मुश्किल होगा उनके लिए फैसला करना, और गालिबन इसी किस्म की वजूहात है जिनकी वजह से ये तब्दीली हो नहीं रही। सही। अब बेग साहब ठीक है, अब एक और चीज़, JUIF मौलाना फजलुर रहमान साहब आए और उन्होंने कहा कि पता नहीं, आए तो वो इस उम्मीद से थे कि जैसे ही वो इस्लामाबाद एंटर होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक बहुत सारे फैसले हो जाएंगे। नहीं हुआ, वो यहाँ आए और उठते उठते धरना ख़त्म करते करते उन्होंने ये कहा कि ये तो बड़ी तवील हमारी जद्दोजहद है, ये तो एक तहरीक है। अब वो कारकुनान को तैयार रहने का कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तहरीक आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ उन्हीं के अकरम दुरानी साहब जो हैं वो किसी 6 महीने के अंदर इस्लाहात की बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद इंतखाबात की बात कर रहे हैं। ये क्या कहानी है? अच्छा देखिए, मौलाना साहब जब आए थे इस्लामाबाद तो हम सलीम बुखारी साहब और जनरल साहब हम सब इस बात पे मुत्तफिक थे कि उनको आ जाना चाहिए, आ जाएं, बैठें, आराम से बैठें और जब तक चाहें बैठें वो और चले जाएं। और हमारा ये ख्याल था कि वो खाली हाथ जाएंगे, कुछ उनको मिलेगा नहीं। लेकिन जब वो जाते जाते 4-5 मुलाकातें कर गए परवेज़ इलाही साहब से और उसको एक दिन में 3 मुलाकातें होने लगी, तो हम लोग जाहिर सी बात ज़रा परेशान हुए कि हम परेशानी ये नहीं थी कि मुलाकातें हो रही हैं, परेशानी थी फार्मूला क्या बन रहा है, क्या होने वाला है। और चलते चलते उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, और परवेज़ इलाही ने कंफर्म किया कि हमने उनको एक अमानत दी है, वो लेकर जा रहे हैं। अभी तक उस अमानत का पता नहीं कि वो अमानत क्या है, क्या वो उसमें खयानत करने जा रहे हैं या उस अमानत का इजहार करने जा रहे हैं। उनका अब जो प्लान सी है, बी तक तो पूरा काम हो गया, सी जो है वो क्या है, क्या सी एक बार फिर जलसे जुलूस करना है, एक बार फिर लोगों को बाहर निकालना है, लेकिन इस मौसम में, इस सर्दी में, इस बर्फबारी में वो क्या ये कर पाएंगे, या वो कोई और सिविल फरमानी की तरफ जा रहे हैं जो नाकाबिल कबूल होगी हर तौर पर। तो मौलाना बहरहाल एक सियासतदान हैं, एक तेज़ सियासतदान हैं, एक चालाक, बल्कि जीरक मैं कहूँगा, चालाक ज़रा नेगेटिव हो जाएगा, मौलाना समय बुरा ना मान जाए, तो एक जीरक सियासतदान हैं और वो चाल चलना जानते हैं। अब वो चाल नाकाम हो जाए वो एक अलग बात है, वो चाल नाकाम हो जाए वो तो मुझे लगता नहीं है कि कोई फौरी तौर पर मौलाना कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। शायद वो वही डिमांड करेंगे जो दुरानी साहब कर रहे हैं और कुछ और लोग कर रहे हैं कि अबूरी इंतजामिया आए, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स करे, वो फिर इंतखाबात कराए। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? जी, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बुखारी साहब खाली हाथ गए थे मौलाना साहब, कुछ मिला तो नहीं उन्हें, लेकिन अब क्या है कि अब उन्हें यकीन है कि उनकी तहरीक की कामयाबी का वक्त आन पहुंचा है। ऐसी कौन सी यकीन दहानियां उनको कराई गई हैं? इधर परवेज़ इलाही साहब के वज़ीर आला पंजाब बनने की खबर आती है, इधर मौलाना जो हैं वो अपने कारकुनान को तैयार होने का मशवरा देते हैं। क्या ऐसा क्या हुआ दरमियान में? देखिए, दो सूरत हालात जो है उनको आपको सामने रखना पड़ेगा। एक मफरूजी हालात वो हैं जिसके तहत इन हाउस तब्दीली हो सकती है, वो चाहे पंजाब है चाहे फेडरेशन है, और दूसरा ये कि अर्ली इलेक्शन में जाया जाए, चूंकि धांधली का शोर आपको पता है पिछले 15 महीने 16 महीने से मच रहा है। तो दोनों को आपको जरा थोड़ा सा अलग करके देखना पड़ेगा। जो हम बुज़दार साहब की चेंज की बात कर रहे हैं, जो हम यानी इत्तेहादियों के नाराज होने की बात कर रहे हैं, ये इन हाउस चेंज की तरफ निशानदेही करती है, क्योंकि अगर ये लोग हट जाते हैं तो हुकूमत सेंटर में भी फारग है और पंजाब में भी फारग है। ये रियलिटीज हैं, ये कोई मेरी ख्वाहिशात या कोई मेरा अंदाजा नहीं है। दीज आर रियलिटीज ऑफ द ग्राउंड। दूसरी तरफ मौलाना की जो कैंपेन है वो कुछ और है। मेरा ख्याल ये है, मैं आपको ईमानदारी से ये कहना चाहता हूं कि वो जिनकी सपोर्ट इन्हें हासिल थी इमरान खान साहब को, इनसे कुछ ऐसे
वाकयात कह लीजिए, गलतियां कह लीजिए, जो भी नाम दे लीजिए, वो सरजद हुए हैं, जिसकी वजह से वहां थोड़ा सा जरा एक दूरी किसी कैफियत नजर आती है। मैं आपको मिसाल दे दूं, अगर आपको चाहते हैं कि मैं कहूं, उन्होंने 2, 3, 4 बयानात तो उनके माजी के थे। अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा इस पाकिस्तान में हमसे गलतियां हुई थी, इसलिए मुल्क टूटा, और ये गलतियां अब आप खुद सोच लीजिए वहां पर कौन था इंचार्ज, कौन लोग वहां मैनेज कर रहे थे उस सूबे को। अच्छा, तो ये अब देखिए, ये मारूजी हालात हैं दोनों। एक इन हाउस चेंज के हैं, एक नए इलेक्शन के लिए है। नए इलेक्शन की डिमांड आपको पता है, जब से ये हुकूमत आई है तब से चल रही है। वो जायज है या नाजायज है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आप ये देखिए कि इसकी राह हमवार करने के लिए कुछ फैसले ऐसे हुए हैं, तो ये मोजज़े कैसे होते हैं, ये आपको कभी समझ आई है? मुझे तो नहीं आई समझ। तो ये सारी चीजों को अगर आप सामने रखें, अब जनरल साहब से समझने की कोशिश कर लेती हूँ मैं कि वाकई ये कहीं ना कहीं मोजज़े हो रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले एहतसाब का नारा लेकर आए, और वो फिर वो जो एसीज भी उतरवाना चाहते थे उनकी जेलों से, वो भी नहीं करवा सके, बल्कि उन लोगों की जमानतें हो जाती हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते थे कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। बैरून मुल्क भी लोग चले जाते हैं, उनके वापस आने के भी कहीं दूर दूर तक इशारे नहीं मिलते हैं। फिर 2013 के इंतखाबात में धांधली का शोर मचता रहा, वो हुकूमत टाइम पूरा कर गई अपना, वो तो पैनमा आ गया और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को घर जाना पड़ा। इस दफ़ा भी ये धांधली का शोर जो सलीम बुखारी साहब कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस जानिब लेकर जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो मेरा और बुखारी साहब का सवाल है कि फिर ये दरमियान में इतने सारे मोजज़ात जो हैं वो किस जानिब इशारा कर रहे हैं जनरल साहब? देखिए, जो धांधली वाला किस्सा था वो तो बड़ी हद तक अब यूं नजर आता है कि शायद वो बात दब गई, क्योंकि मौलाना सबसे ज्यादा बात करते थे। मौलाना ने उस पर अभी काफी अरसे से बात करनी छोड़ दी। दूसरी तरफ यह है कि अगर मिसाल के तौर पे इलेक्शन हो ही जाता है, कोई जल्दी इलेक्शन करवा दिया जाए, तो वो तो एक जमहूरी अमल है और आइनी अमल है, लिहाजा उस पर वैसे तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हुकूमत जो कर रहे हैं उनको अमूमन एतराज़ होता है कि जी हम जल्दी क्यों कराएं, हमें अपना टेन्योर पूरा होना चाहिए। लेकिन अगर इत्तेहादी साथ छोड़ दें तो इलेक्शन की भी नौबत आ सकती है, सो वो सूरत हाल हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो जैसे अभी बुखारी साहब बात कर रहे थे कि एक जमानतों का मौसम आया, जमानतों का मौसम तो आज भी मौजूद है। यहाँ पे ये एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है। ये भी बताते जाएं जनरल साहब, जो सलीम बुखारी साहब ने भी कहा कि ये कहीं ना कहीं वो जिनको हम मुक्तदर हल्के कहते हैं, उनकी और इमरान खान साहब की जो नजदीकियां थी वो क्या दूरियों में तब्दील हो चुकी हैं? नहीं, ना नजदीकियां या ना दूरियां, मैं समझता हूं कि वो जनरल साहब ने इतनी देर सोचा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ है। एक चीज जो जेहन में रखी है वो ये है कि अगर नजदीकी थी तो वो भी एक असूली थी, और अगर दूरी है तो वो भी असूली होगी। कोई ऐसी नहीं है कि आप बैसाखियां मुहैया कर रहे हैं उनको कि आप इस पे खड़े हो जाएं, वो तो नहीं है। असल चीज क्या है वो है परफॉर्मेंस, अच्छा लगा मुझे जिसके ऊपर आके मामला गड़बड़ होगा। मुझे जरा ये वजाहत देने दें। असूली होगी, दूरी अगर है तो वो भी असूली होगी। मैं वजाहत जरा दे दूं, क्योंकि असल किस्सा जहां पे आके तान टूटेगी वो हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस है। आप वादे करते जाएं, जैसे अभी इत्तेहादियों का मामला है, आपने उनसे बेशुमार वादे किए, अगर वादे आप पूरे नहीं कर सक रहे तो इत्तेहादी जायज, वो उनका मुतालबा जायज है कि जनाब हम आपके साथ क्यों खड़े हों। सो हुकूमत ने अगर खुद कॉम्प्रोमाइज करने शुरू कर दिए, देखिए पार्लियामेंट नहीं चलाई, आपने ऑर्डिनेंसेस के जरिए काम चलाना शुरू किया, क्या ये जमहूरियत में ये काबिल कबूल चीज है? वो नहीं है। इसी तरह इनको माफिया ने ब्लैकमेल किया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने ब्लैकमेल किया, ताजरों ने किया, ब्यूरोक्रेट्स ने किया। वो सारा जो नारा था आपका कि हम इनका एहतसाब करेंगे, वो खत्म हो गया। उसकी वजह यह है कि आपने करप्ट माफिया में से बहुत बड़े एक सेगमेंट को तो वैसे ही आपने छुट्टी दे दी, तो आप तो अपने ही जो नैरेटिव उससे फिर गए। फिर आप देखिए कि सिस्टम जो जितने भी हमारे अदारे थे उनको ठीक करना चाहिए था, इनको वो नहीं किया, तो रिजल्ट उनसे मांग रहे हैं मुख्तलिफ किस्म का। लोग वही बैठे हुए अंदर पुराने जो नैब में बैठ के पहले कमजोर इंक्वायरी करते हैं, फिर कमजोर रेफरेंस बनाते हैं, फिर जाके एक घामड़ वकील खड़ा करते हैं जो बोलते ही नहीं वहां जाके अदालत में। तो आप सिस्टम के जरिए छूट रहे हैं वहां से। सिस्टम
हर शख्स ये तो आपके लिए सिस्टम की वजह से है, कहीं किसी और कुव्वत या कहीं और किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं है। मैं एक ब्रेक ले लूं जनरल साहब, यहाँ पे ब्रेक से वापस आके जो आपने कहा कि हुकूमत की अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो कारकर्दगी है, पार्लियामान को नहीं चलाया जा रहा, ऑर्डिनेंसेस के जरिए मुल्क चलाया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से ब्रेक पे जाने से पहले बात हुई थी, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन बेग साहब एक सवाल मेरा कि ये जो कहा जा रहा है कि 3 महीने के लिए बुरी हुकूमत कायम हो जाएगी, फिर 6 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाएंगे, इंतखाबी इस्लाहात भी आ जाएंगी, ये प्रैक्टिकल कितना साउंड करता है? और क्या वाकई इस साल अगर इंतखाबात होते हैं तो सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातें, पीटीआई की तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस की वजह से बहुत सारे लोगों का तज्जिया यही है कि उनके चांसेस कम होंगे, लेकिन क्या दीगर जमातें भी तैयार हैं इंतखाबात के लिए इस साल? नहीं, जो आपके सवाल का आखिरी हिस्सा है कि दीगर जमातें तैयार हैं, मैं ख्याल तैयार नहीं है, और कोई भी शायद इतनी जल्दी इंतखाबात नहीं चाहेगा। वो और ढील देना चाहेगा पीटीआई को, मज़ीद उनके लिए मसले खड़े होते रहें, ताकि अब तक की जो परफॉर्मेंस है, बिल्कुल जनरल साहब भी और सलीम भाई भी दोनों ही, और आप भी इत्तफाक, क्योंकि आटा आपके यहाँ महंगा रहा है, इत्तफाक करेंगे कि वो अप टू द मार्क नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह ये मेरा ख्याल है कि पीटीआई अपना होमवर्क करके नहीं आई थी। वो नारों पर आई थी, वो तकरीरों पर आई थी, वो ख्वाबों पर आई थी, वो ख्यालों पर आई थी, उसने कुछ आइडियल्स बनाए थे, बड़े अच्छे थे, हमें बहुत अच्छे लगते थे, बड़े सुहाने सपने हमें बहुत बस लगते थे कि हम क्या बन जाएंगे हम एशिया में और पाकिस्तान दुनिया में। लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, उल्टा हो गया, उसके बरक्स हो गया। बेरोजगारी से लेकर अब महंगाई तक, और महंगाई से लेकर करप्शन तक। पंजाब में तो करप्शन के बहुत चर्चे हैं, आप लोग आपस में बात करते होंगे, बड़े चर्चे हैं कि रिश्वत का रेट दुगना हो गया है, और खाफ वाले कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, और ना सहाफ़ी कह रहे हैं ये बात। तो मेरा ख्याल ये है कि लेकिन इंतखाबात नहीं, हुकूमत के अपने पीटीआई के अपने एक रुकने कौमी असम्बली ने ये बात की है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की है, सरदार रियाज महमूद खान ने, जो मेरे ख्याल से राजनपुर से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने ये बात की है नेशनल असम्बली के अंदर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप नेशनल असम्बली को देखें, पीटीआई को, तो आपको एक अजीब मंजर नजर आएगा कि अली जैदी, जो कराची के बहुत ताकतवर मेंबर भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, वो एक जुमला कहते हैं, उसके बाद पीटीआई के अरकान जो एहतजाज करते हैं, कराची के अरकान, तो एक वो मसाइल भी हैं। वो पीटीआई के अंदर तकसीम दर तकसीम जो हो रही है, वो भी ख़तरनाक है। अब जो पीटीआई के एमएनएज हैं, जिनके पास मिनिस्ट्रीज़ नहीं है, वो मिनिस्ट्रीज़ मांग रहे हो, करें हमको तो हम काम करेंगे। तो एक बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल है। मैं सलीम बुखारी साहब के हाँ, लेकिन ये वाला ठीक, और दूरी वाली ये वाला दबाव तो आई थिंक वजीर आजम साहब लेंगे भी नहीं। वो भी यही कहते हैं कि भाई किस किस को वजीर बनाएं। हाँ, उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने तो एमक्यू को मना कर दिया। उन्होंने एमक्यूएम से भी कह दिया है कि दूसरा वजीर आपको नहीं मिलेगा, इस तनख्वाह पे काम करें, वो करेंगे इस तनख्वाह पे काम वो लोग, इसकी आप फिक्र न करें। लेकिन बाकी ग्रुप जो हैं, जो पंजाब के ग्रुप हैं, जो बलूचिस्तान के ग्रुप हैं, वो मैटर करते हैं, और ख़ास तौर से पंजाब में जो सूरत हाल है, परवेज़ इलाही बहुत चालाक आदमी है, बहुत चालाक इंसान है, बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं, और बुज़दार का मुकाबला परवेज़ इलाही से करना और शहबाज शरीफ से करना एक ज़ाती है, लेकिन हो रहा है, ये मुकाबला हो रहा है, और इख्तलाफात हैं। सवाल आपका था 2020 इंतखाबी साल, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है फिलहाल। ठीक, अब सलीम बुखारी साहब, एक सवाल करने की जसारत मैं करने लगी हूँ। ये अगर इमरान खान साहब के शख्सियत, पसंदीदा शख्सियत उस्मान बुज़दार साहब को हटाने का कोई अटेम्प्ट होता है, कोई कोशिश की जाती है, उनकी जगह परवेज़ इलाही साहब को ले आया जाता है, मरकज़ में उनकी हुकूमत उसके बदले में कमज़ोर होती है, पंजाब उनके हाथ से चला जाता है,
नोइंगली कि भाई आने वाले इंतखाबात के अंदर पीटीआई को इस अमल की वजह से बहुत शदीद सियासी तौर पे धचका लगेगा। इमरान खान साहब इन तमाम कोशिशों के बाद, उनकी हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिशों के बाद या उनके फेवरेट बंदों को हटाने के बाद, अबूरी हुकूमत की कोशिश होने के बाद, इस साल इंतखाबात कराने की कोशिश कराने के बाद, इमरान खान साहब कितने कोई लीथल साबित होंगे? पहली बात तो यह है कि आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं ये कहूं कि बुज़दार साहब को हटाना इमरान खान साहब के बस की बात नहीं है। अब आप मैंने कह दिया, अब आप इसका जो मर्जी मतलब निकाल लें। देखिए, गुजारिश ये है कि जिस पार्टी के अंदर इंस्टेबिलिटी होगी, जिस पार्टी के अंदर से वॉइसेस ऑफ डिसेंट्स आना शुरू हो जाएं, खासतौर से ऐसी पार्टी जैसी पीटीआई है, और जिस तरीके के दावे और वादे और नारे लगा के ये पार्टी आई थी, और हर नारे, हर दावे, हर इरादे के एंड के ऊपर एक अदद यू टर्न खड़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा? अभी मुझे बताइए कि ये आटे का जो क्राइसिस है, ये कोई बात है मतलब समझने वाली या कहने वाली? क्यों टाइमली किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया? क्यों जहां गंदम नहीं उठी वहां से उठाई नहीं गई? आप मुझे बताइए कि इस किस्म की नाअहली की जिम्मेदारी फिर आखिर किसी न किसी पर तो आएगी, और जिम्मेदारी अगर कोई लेने के लिए तैयार ना हो तो फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मेरा ख्याल यह है कि पंजाब के अंदर ही से वो वजह उठेगी जिसकी वजह से इमरान खान साहब को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। दो बड़े धमाका खेज चैलेंजेस उनको हैं, एक पंजाब को रन करना और दूसरा अपने इत्तेहादियों को नाराज होने से बचाना, यानी उनको खुश करना। दोनों के मामले में हम देख रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनएबिलिटी है, वहां से कुछ हो ही नहीं रहा। भाई अब उन्होंने अगर एमक्यूएम को वजारत ना देने से इनकार कर दिया है, उन्होंने मुनिस लाई को वजारत नहीं दी है दूसरी, तो फिर कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी ना भाई। इस जिद की, इस हठधर्मी की कोई ना कोई प्राइस तो है। अब वो प्राइस इनको विद इन द पार्टी पे सर, उनके वालिद साहब पंजाब लेके जा रहे हैं उनके फेवरेट बुज़दार साहब से, आप एक वजारत की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि एक ऐसी पार्टी जिसके इमरान खान साहब के बारे में हम इस राय पर कायम है, मैं तो कायम हूं, मेरा ख्याल से दिल में तो शायद मेरे साथी भी कायम होंगे, वो जिद्दी आदमी है, वो इस जिद को नहीं छोड़ेंगे। वो चाहे वसीम अकरम रहे या ना रहे, मगर उसका प्लस जरूर रहना है। अब आप कर ले क्या करना है इस माइंडसेट का। ओके, यही मेरा सवाल था। Here you go। बिल्कुल जनरल साहब, अब वो जो जिद्दी आदमी का एक इंप्रेशन है इमरान खान साहब को जो लोग जानते हैं, तो वो जिद में अगर उनके साथ ये तमाम चीजें करने की कोशिश की जाती है तो वो जिद में क्या क्या कर सकते हैं? एक बात बताऊं आपको, सादिया बताऊं मैं आपके पास जिद की बात। जी बेग साहब, जी बताइए। जिद की बात बताऊं मैं आपको। मैं 95 में मैं पाकिस्तान, मैं बाहर था, मुल्क से बाहर, वहाँ मैं जर्नलिज्म कर रहा था। तो मैं 95 में पाकिस्तान वापस आया। 96 का वाक़या था। और इमरान खान उस ज़माने में शौकत खानम के ढांचे में बैठते थे, छोटा सा कमरा था। तो उनसे मैंने पूछा कि आपका पॉलिटिकल इरादा क्या है, पॉलिटिकल प्लान क्या है? तो उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। रिकॉर्ड पर है मेरे पास, कभी छापूंगा मैं इसको। मैंने कहा कब बनेंगे प्राइम मिनिस्टर आप? उस वक्त तो कुछ भी उनकी वक्त नहीं थी। तो उन्होंने कहा 5 साल, नहीं तो 10 साल, नहीं तो 15 साल, नहीं तो 20 साल, वरना 25 साल मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। और सलीम बुखारी साहब, वो जिद पूरी कर ली उन्होंने, जिस तरह भी की हो वो जिद पूरी हो गई। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। देखिए, इरादे हो तो फिर ऐसे पुख्ता इरादे हो। जनरल साहब एक मिसाल देखिए, एक मिसाल की इजाजत मुझे दे दीजिए प्लीज इन सब मेहमानों से। जी जनरल साहब, मैं माफी चाहता हूँ आपकी बात में मुदाखलत करने की। चलिए फरमाइए जल्दी से। जी, एक वॉइस ऑफ अमेरिका की एक टीम आई थी गांधी साहब के दोस्तों का इंटरव्यू करने के लिए कि ये इतना बड़ा लीडर जो है इतनी गुर्बत में रहता है, स्लम्प एरियाज में रहता है, एक लुंगी बांधता है सिर्फ। तो उन्होंने उनके करीबी अजीजों से इंटरव्यूज किए, उनमें एक सरोजिनी नायडू भी थी जो बहुत करीब समझी जाती थी गांधी साहब के। तो उसने सवाल किया उससे कि लेडी नायडू, विल यू प्लीज टेल अस कि इतना बड़ा आदमी इतनी गुर्बत में कैसे रहता है? तो उसने उसका जवाब दिया था, जेंटलमैन आई विश आई कैन टेल यू व्हाट इट कॉस्ट द कांग्रेस टू कीप द मैन इन पॉवर्टी। यही हिसाब हमारे इमरान खान साहब का है। उसकी जिद की कीमत कौम ने क्या देनी है, इसका अंदाजा अभी किसी ने नहीं लगाया। जिद की कीमत सही। जनरल साहब, लास्ट कमेंट सर आपसे।
जी मैं जिद में और किसी चीज को ऑब्जेक्टिव बना के अपना गोल फिक्स करना, जैसे नैसर बेग कह रहे हैं, और उसके लिए स्ट्रगल करना, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। आप एक अपने लिए ऑब्जेक्टिव रखते हैं, कोशिश करते रहते हैं और आप मेहनत करते हैं, कभी आपको गोल मिल जाएगा। लेकिन जो जिद है वो आपकी परफॉर्मेंस से, आप परफॉर्मेंस देखते हैं, उस चीज के रिजल्ट देख रहे हैं, 70 चीजों में आप यू टर्न लेते हैं, लेकिन उधर आप रिजल्ट देखने के बावजूद भी नहीं हिल रहे, तो फिर उसकी कीमत आप चुकाएंगे। असल चीज यह है कि आपने रिजल्ट ओरिएंटेड एक एफर्ट करनी होती है। अगर वहां से रिजल्ट मिल नहीं रहा तो उस पर ऊपर इंसिस्ट करना कि मैं इसी पे कायम रहूंगा, ये तो तबाही को दावत देने वाली बात है। तो इस वजह से इन दोनों चीजों को आप उस अंदाज में देखें। मेरा ख्याल है कि इमरान खान जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो ना उनकी पार्टी के लिए और ना इस सूबे के लिए बेहतर होगा। उससे बाहर सूरत बाद में इनके लिए भी मसाइल निकलेंगे और सूबे में जो तरक्की का प्रोसेस था वो रुक गया, उसमें भी मसला होगा। राइट, आई हैव टू वाइंड अप हियर। जनरल शुएब साहब, नासिर बेग चुगताई साहब, सलीम बुखारी साहब, तीनों की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।